हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड चल रहा है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स से, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 ये हमारे पास लेक्चर फर्स्ट का ही आगे का पार्ट है। तो लास्ट टाइम हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है इक्वेशंस नंबर 4 तक यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास इस टॉपिक इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर देखो टॉपिक चल रहा था हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस 4 है, ये इसका रिजल्ट आया था। और ये हमारे पास क्या थी, विच इज रिक्वायर इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड विद एंड द हेल्प ऑफ कार्टेशियन नोटेशन टेंसर। मतलब ये इक्वेशंस 4 है, ये हमारे पास कार्टेशियन नोटेशन से के रूप में है। कार्टेशियन से टेंसर मान लो या कार्टेशियन से नोटेशन टेंसर्स बोल दो, किसके रूप में संकेतें दे रखा है। अब हमें इसको निकालना है वेक्टर नोटेशन के रूप में। अब हमें निकालना है इसको वेक्टर नोटेशन के रूप में, जो अब अभी हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लिखा हुआ है इक्वेशंस 4 वाला रिजल्ट है, ये आप ध्यान में रखोगे कि हमारे पास डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो इन वेक्टर नोटेशन, सिंपल सा ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब आप हेडिंग डालो या एरो का साइन लगा लो ऐसे, इन नोटेशन, इसी के नीचे लिखो इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन यानी वेक्टर के रूप में इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, अब हमारे पास ऐसा कर लिखना है। ठीक है भाई, और वेक्टर का आपको पता ही है वेक्टर का साइन क्या होता है, ऊपर एरो का साइन उसके हम लगा देंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास इन वेक्टर नोटेशंस के रूप में, वेक्टर नोटेशन से ये तो रो है, ये तो आपको पता है डेंसिटी है, ये तो आ जाएगा ऐसा कैसा डेल रो बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी प्लस देखो जे क्या बता रहा है, वी जे डायरेक्शंस को बता रहा है, तो यहाँ हम हटाएंगे, यहाँ हम लगा देंगे डाइवर्जेंस, तो आपको लिखना है डाइवर्जेंस, DIV ही लिख देना, ये रो और वी जे है, वी बदल के ऊपर वेक्टर लगा दो, वी जे है आप वी बदल के ऊपर वेक्टर लगा दो। ठीक है, तो मतलब ये डायरेक्शंस को बता रही थी, और वेक्टर भी किसको दर्शा रहा है, डायरेक्शन को ही दर्शा रहा है। इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 है, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5। ठीक है, तो इसको वेक्टर नोटेशंस के रूप में हम ऐसे लिखेंगे कि टाइमिंग का इसके ऊपर हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल रो बाई डेल टी प्लस यहाँ जाएगा डाइवर्जेंस रो, जे हटा के हमने ऊपर वेक्टर लगा दिया, वी जे डायरेक्शन को बता रहा है, वेक्टर भी किसी ना किसी डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब ये अपने पास से फिजिक्स का रूल है 12th क्लासेस का, शायद आपको याद से कर लो, एक बार मान के चलो। देखो यहीं से देख लो एक बार, डेल बाई डेल एक्स जे है, रो और वी जे है, रो और वी जे है। एक बार यहाँ से देखो, इसी को हमने डाइवर्जेंस के रूप में लिखा है। तो एक प्रकार से ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, या एक प्रकार से क्या है भाई, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, है ना भाई, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। अरे u इंटू वी मेथड से हम ऐसे तो करेंगे, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो और लगा के लिखोगे, या दैट इंप्लाइज लिखोगे ये डेल रो बाई डेल टी ऐसा का ऐसा, ये डेल रो बाई डेल टी ऐसा कैसा, ये रो, ये आ जाएगा हमारे पास रो, और डेल बाई डेल एक्स जे को आप ऑपरेटर इंटू वी लिखो, ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर लिखो। ठीक है भाई, ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर लिखो, क्योंकि यहां हमने डेल बाई डेल एक्स जे को डाइवर्जेंस लिखा है, तो ये रो इंटू वी आ गया। ऐसे समझ लो, पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा, प्लस दूसरे को छोड़ो प्लस वीजे को छोड़ो, यानी वीजे का मतलब यहाँ हमारे पास किसका काम कर रहा है, वी वेक्टर का काम कर रहा है, और ये ऑपरेटर लगा दो, और रो का करना है, तो ये ऑपरेटर इंटू रो आ जाएगा, ऑपरेटर इंटू रो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी है। अब ऐसे मत समझना रो कांस्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी है वो हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम, लास्ट ईयर लेक्चर 1 के अंदर लिखवा चुके हैं। डेंसिटी वेयर डेंसिटी इज द
कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस, कोऑर्डिनेट एंड टाइम। तो एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है, जेड डायरेक्शन भी है और टाइमिंग का भी रोल है इसके अंदर। ठीक है, कौन से टाइम पे कितनी डेंसिटी है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको करना, मतलब डाइवर्जेंस का मतलब पहले को छोड़ो दूसरे के ऑपरेटर लगा दो, प्लस दूसरे के छोड़ो पहले के आप ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको एक जगह ले लो, वेक्टर और ऑपरेटर को, वेक्टर और ऑपरेटर को। इक्वल में 0 है तो आप इक्वल में 0 ही रहने दो। यस, इक्वल में अगर हमारे पास 0 है तो आप इक्वल में 0 ही रहने दो। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, एरो का साइन लगाओ, डेल रो बाई डेल टी, और यहाँ रो वाला इधर ले लो, पहले इसको ले लो, वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर, वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर रो, प्लस ये ऐसा कैसा रो ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। या यहाँ से देखो ये रो और ये रो कॉमन ले लो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर, प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर। ये तो आ गया हमारे पास ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये हटा लो, चाहे इसकी नीड नहीं रहेगी, ऐसे कर लो, इंटू में लगा दो रो, इंटू में लगा दो रो। देखो डेल रो बाई डेल टी प्लस वी वेक्टर ऑपरेटर इंटू रो, और ये छोड़ दो अलग, कॉमन मत ले लेना भाई कि यहाँ से भी रो कॉमन आ रहा है। देखिए डेल बाई डेल टी मतलब डेरिवेटिव है, डाइवर्जेंस है, डेरिवेटिव डाइवर्जेंस ये बाहर है इसके, तो रो ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं आप रो कॉमन ले ले, यहाँ देखो पीछे डिफरेंशिएशन का साइन है एक प्रकार से, आप तो ऐसे समझ के चलो कि डिफरेंशिएशन का ही साइन है। अब इसे आप कैपिटल डी से डिनोट कर दो। ठीक है भाई, अब इसे आप कैपिटल डी से डिनोट कर दो, तो लिखो दैट इंप्लाइज, आप इसी के नीचे लिखना, इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी टी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डी बाई डी टी, तो ये बन जाएगा डी रो बाई डी टी, ये बन जाएगा हमारे पास डी रो बाई डी टी प्लस रो ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, प्लस ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इस पूरे को हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, डी बाई डी टी से। ठीक है, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6, और बता दो वेयर डी बाई डी टी क्या है, वेयर डी बाई डी टी क्या है। तो ये क्या है हमारे पास, डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर, प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर। ठीक है भाई, जहां हमारे पास डेल बाई डेल टी क्या है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। और देखो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये बराबर माना जाएगा, आप 3 बराबर के साइन लगा देना, और 3 बराबर के साइन आप अच्छे से समझते हैं कि इसी चीज को, यानी ये जो डेल बाई डेल टी है प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर को, इसको डी बाई डी टी से प्रदर्शित किया गया है। इसे डी बाई डी टी, कैपिटल डी बाई डी टी से प्रदर्शित किया गया है। वेयर डी बाई डी टी इज नोन एज, लिखो इसको पूरा ही, इज नॉन एज मटेरियल डेरिवेटिव। कुछ याद आ रहा होगा प्रीवियस का कि ये हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव कहलाता है। यस, ये हमारे पास डी कैपिटल डी बाई डी टी क्या कहलाता है, मटेरियल डेरिवेटिव्स कहलाता है। अगर आपने एमएससी प्रीवियस में यूनिट 4 यानी हाइड्रोडायनेमिक्स की अगर आपने बुक पढ़ी है तो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी से पहले यही टॉपिक स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे लेक्चर्स में मिल गया होगा आपको कि डी बाई डी टी है वो हमारे पास है नॉन एज मटेरियल डेरिवेटिव, जो कार्टेशियंस के रूप में वहाँ लिखा गया था। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ये डी बाई डी टी को ही प्रदर्शित किया गया है, जो कि हमारे पास एक मटेरियल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के हम 3-4 इसके रिजल्ट से वो ले आए हैं, अलग अलग हैं। पहले वाला रिजल्ट्स तो है ये कार्टेशियन टेंसर्स के रूप में आ गया, एक ही आ गया वेक्टर नोटेशंस के रूप में। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, आप रहने देना, डेल रो बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस, डेल बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस रो इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, रो इज इक्वल टू रो इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5।
या चाहो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसको इधर लेके और थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन गई है। ठीक है, या लिख सकते हैं, या हमारे पास है डेल रो बाई डेल टी प्लस रो ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर रो इज इक्वल टू 0। ऐसे करो, इसको दो हिस्सों में डाइवर्जेंस को ऑपरेटर में तोड़ा, इसे मानो आप इक्वेशन नंबर 6। ठीक है भाई, इसे आप मानो एक बार इक्वेशन नंबर 6 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 7। आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन 6, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। और ये तीनों ही इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 ये हमारे पास वेक्टर नोटेशंस के रूप में इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के क्या कहलाएंगे, रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। किस प्रकार से हमने इसको डाइवर्जेंस लिखा, ऑपरेटर में चेंज किया, ये 12th क्लास की फिजिक्स में है और वैसे भी आपने टेंसर्स एनालिसिस देखा होगा, उससे रिलेटेड है। ठीक है भाई, और ये खुद डी बाई डी टी क्या कहलाती है, मटेरियल डेरिवेटिव कहलाती है। अब देखो हमारे पास इसी के अंदर इसके कुछ स्पेशल रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 निकालने के बाद में। ठीक है, अगर आप सिचुएशंस करो कि टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, लिख देता हूं मैं, पहले एरो का साइन लगा के अब लिखना, इन द केस ऑफ, लिखो मेरे साथ साथ, इन द केस ऑफ स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, in the case of steady incompressible flow the equations of continuity reduced to the equations of continuity reduced to। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास अगर टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करे, कैसे टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो वही हमारे पास है वाटर फ्लो हो रहा है या फ्लूइड मान लो इसको, लगातार वो फ्लो हो रहा है। पहले हमने ऐसे लिया था कि हमारे पास से हम एक पाइप के ऊपर किसी टाइमिंग के ऊपर हम यहाँ सरफेस के ऊपर देख रहे थे। ठीक है, हम इस सरफेस के ऊपर देख रहे थे, ये ds है, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम v है, ये vj वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये हमारे पास nj इसका नॉर्मल है। ये हम किसी टाइमिंग के ऊपर देख रहे थे, ध्यान देना, लगातार फ्लो अपना काम करेगा। एक तो हमारे पास फ्लो है वो फ्लूइड फ्लो होना चाहिए, फ्लो का मतलब ये लगातार बहता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि शांत हो गए तो अपना विस्कस फ्लूइड का टॉपिक ही नहीं रहेगा, दूसरे पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलो पानी लगातार आगे की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है। किसी टाइमिंग में हमने देखा कि जो हमने पाइप वगैरह लिया था ये इसका क्या है, डेंसिटी थी। किसी टाइम में हमने इसकी डेंसिटी लिए थे टाइमिंग के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम टाइमिंग की बाउंडेशन हटा दें तो फ्लो तो लगातार जा ही रहा है, तो टाइमिंग की डेफिनेशन हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल बाई डेल टी को आप गायब कर दो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इन द केस ऑफ स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी रिड्यूस टू। तो अगर इस टाइम में हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, अगर हम टाइमिंग के ऊपर ध्यान ना दें तो हमारे पास क्या होगी भाई बताइए, फ्रॉम इक्वेशंस फॉर रिड्यूस टू, देखो डेल बाई डेल टी हटा दीजिए, क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, या ऐसे लिख लो, फ्रॉम साइड में लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 4, ओके। या फिर आप देखिए डेल बाई डेल टी यहां से भी हटा सकते हैं, ये तो किस में आ गया, कार्टेशियन टेंसर के रूप में, और लगा के लिखो ये डेल बाई डेल टी 0 करो, डाइवर्जेंस रो इंटू और डाइवर्जेंस रो इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, आप यहां लिख देना आई ई डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 से रिजल्ट आ गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये आ जाएगा रो ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर, ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर इंटू रो इज इक्वल टू 0। यहां भी आप डेल बाई डेल टी 0 करोगे तो रो ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर रो इज इक्वल टू 0। ये आ गया है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 6 से। ठीक है भाई, ये आ गया है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन से 6 से। और ये तीनों ही रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ये क्या किसके रिजल्ट आ गए? इन द केस ऑफ स्टडी इनकम्प्रेसिबल्स फॉलो द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशंस को चाहे तो इसे इक्वेशन से 8 मानो, चाहे तो ये काम में ले लेना, चाहे ये काम में ले लेना, चाहे ये काम में ले लेना, तीनों एक ही जैसे हमारे पास है। देखो इससे निकल के ये आ जाएगा, इससे निकल के ये आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा इक्वेशंस 4 में हमने पहले ऐसे लिखा, फिर इसको डाइवर्जेंस को हमने डिफरेंशिएशंस करके ऑपरेटर में चेंज किया। तो मैं इसे नाम दे देता हूं अपने इक्वेशंस नंबर 8। ठीक है भाई, हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशंस नंबर 8। तो ये हमारे पास है, इनके इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएंगे इन नोटेशंस वेक्टर के रूप में। और यही हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आप एक ध्यान रखना, रो इंटू ऑपरेटर, रो ऑपरेटर इंटू वी, ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर, वी वेक्टर इंटू ऑपरेटर रो इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 8। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है और इसका ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ओके, अब हमारे पास यहाँ हम कुछ स्पेशल रिजल्ट्स देखेंगे फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड तक। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ एक स्पेशल रिजल्ट्स देखेंगे ताकि आपकी समझ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के प्रति और बेहतर हो। थोड़ा सा इसे और समझो ताकि हम किसी कंटेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। लेक्चर्स 1 और 2 एक बार फिर से देख लेना कंप्लीट होने के बाद। तो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी की छोटी छोटी चीज़ें, एक बार माइनर चीज़ें स्टार्ट हो जाए, बाद में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास नोट लगा के लिख लो आप, छोटे छोटे 2 केसेस हम लिखेंगे। अब हम डेंसिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, नोट लगा के हम एक बात लिखेंगे। अब ऐसे देखो, जो हमने पाइप लिया, जो हमने स्टार्टिंग में पाइप या कुछ ऐसा लिया कि ये हमने इसकी सरफेस लिया था, ये हमने इसकी क्या ली थी? सरफेस ली थी। ये इसकी क्या थी? ds थी। ये वॉल्यूम v है, डेंसिटी रो है, ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट और ये हमारे पास है नॉर्मल। ठीक है, अब अगर ये डेंसिटी, हो सकता है कि हम जो पाइप वगैरह ले या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ले कि इसके अंदर से वाटर लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बीच में हमारे पाइप की साइज ये हो जाए, कभी ऊपर हो जाए, कभी नीचे हो जाए। या दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये बिल्कुल हमारे पास सिंपल एक सिलेंडर टाइप का पाइप आ गया। ठीक है, या तो हो सकता है हमने सिंपल ऐसे रखा, या हो सकता है उसकी साइज पहले कुछ कम हो, आगे धीरे धीरे उसका वॉल्यूम या डेंसिटी बढ़ती जाए। ठीक है, तो 2 प्रकार की हो सकती है। अगर ये रहेगा तो देखो इसके हर जगह इसकी डेंसिटी क्या रहेगी? एक समान रहेगी, है ना भाई। ये रहेगी, जैसे मान लो इसमें 1 लीटर आता है पानी तो 1 लीटर ही आएगा, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। अगर हम सेम साइज का पाइप लेते हैं तो, और अगर इस प्रकार से पाइप लेते हैं कि वो आगे चल के वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा या छोटा किसी भी प्रकार की साइज का ले सकते हैं, तो यहाँ इसकी डेंसिटी मान लो 1 लीटर है, यहाँ इसकी 1.25 है, यहाँ इसकी 2 मान लो, ये देखो इतना बड़ा हो गया, यहाँ 2.5 या ज़्यादा है। मतलब एक बार तो इसकी डेंसिटी क्या रह सकती है? कांस्टेंट रह सकती है, और एक बार इसकी डेंसिटी है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। बट ऐसा आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि रियर केसेस में हम ऐसा एक पाइप का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो यहाँ से डेंसिटी कम हो, फिर बीच में बढ़ा दिया, फिर कम हो, फिर बीच में बढ़ा दिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है। बट अपन रियर केसेस में ऐसे ही मान के चलेंगे कि जहां हम डेंसिटी देख रहे थे विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की, वो लगातार हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या आएगा? रो आएगा, है ना भाई। आपको पता है ना डेंसिटी 3D के अंदर होती है, इसको रो से डिनोट करते हैं। ये बात मैं प्रीवियस में काफी अच्छे से समझा
चुका हूँ और ये उसी का टॉपिक है, इसलिए यहाँ हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नोट लगा के, आप दो केसेस की हम यहाँ बात करेंगे। केस फर्स्ट है व्हेन रो इज होमोजीनियस। यस, व्हेन रो इज होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब सुनते होंगे समघात, एक समान होगा या मतलब लगातार। ये देखो होमोजीनियस है ना, बिल्कुल एक समान। एंड हैज द सेम कांस्टेंट वैल्यू, साथ साथ ये भी लिख दो, एंड हैज द सेम कांस्टेंट वैल्यू, सेम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, when rho is the homogeneous and has the same constant value throughout the fixed, throughout the fixed out of the fluid, throughout the fluid, throughout the fluid, then from किसी भी इक्वेशन से ले सकते हो, इस इक्वेशन से, 5 से, 8 से, ये सभी इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी हैं। तो हमने मान लिया एक बार हम कार्टेशियन नोटेशंस वाली ही ले रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है भाई, व्हेन रो इज होमोजीनियस। देखो यहाँ भी डेंसिटी एक समान है, 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 यहाँ भी डेंसिटी एक समान है। ठीक है, कितने लीटर की है, मान लो जो भी हो कांस्टेंट है, इधर जो आएगा मान लो 1 लीटर की है तो इधर भी यही आएगा, इधर भी यही आएगा, सेम टू सेम है। तो हमने लिखा व्हेन रो इज होमोजीनियस एंड हैज द सेम कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द फ्लूइड, थ्रू आउट द फ्लूइड मतलब इस ये वाटर भर रहा है, फ्लो फ्लूइड हो रहा है, इसके अंदर से आउटसाइड में आ रहा फ्लूइड है। देन फ्रॉम इक्वेशंस फोर, इसका मतलब भाई क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी हमारे पास है, कांस्टेंट हो गई, है ना भाई। डेंसिटी हमारे पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तब आप इक्वेशंस नंबर 4 ले लो, या ये भी इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है वेक्टर फॉर्म में, ये भी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है वेक्टर फॉर्म में। किसी भी एक इक्वेशन से ले लो, बट आप ये इक्वेशंस नंबर 4 वाला रिजल्ट है, ये याद रखना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल टी, और ये डेंसिटी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, देखो रो होमोजीनियस है और ये कांस्टेंट है, ऐसे लिख दो, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, प्लस डेल बाई डेल एक्स जे, डेल बाई डेल एक्स जे, रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0। आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 0। डेंसिटी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, डेल बाई डेल एक्स जे वी जे इज इक्वल टू 0। अब यहां बोलेंगे डेंसिटी नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेंसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है। या ऐसे कर लो, डेंसिटी नॉट इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज, सीधा लिख दो ना, डेल वी जे बाई डेल एक्स जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको पता है जो कांस्टेंट वैल्यू और 0 हो नहीं सकती। अरे भाई वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो उसकी डेंसिटी होगी, 0 हो सकती है क्या, देखो फील करके देखो, ऐसे रटो मत, आप लिख सकते हो दैट इंप्लाइज रो नॉट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट है और यहाँ डेंसिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ तो ऐसा पाइप रखेंगे जिसके अंदर चाहे बहुत ही छोटा सा ही हो, चाहे 100 ग्राम पानी ही क्यों ना आए, बट उसका कोई ना कोई तो डेंसिटी होगा। अगर डेंसिटी 0 है, इसका मतलब हमारे पास वो पाइप है ही नहीं, तो हम बात ही किसकी करेंगे, पानी लगातार बहता जाएगा, हम देख ही नहीं सकते कि कितना फ्लो फ्लूइड किस पॉइंट से किस टाइमिंग में जा रहा है। इसलिए बारीक से बारीक भी हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि 3D के अंदर या तो हमारे पास वॉल्यूम वगैरह लेंगे तो डेंसिटी 100% होगी, कितनी होगी ये नहीं बता सकते, बट वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो रो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको पता है डेल बाई डेल एक्स जे लिखो, है ना, यही रिजल्ट आ गया अपने पास। तो ये केस था हमारे पास व्हेन रो इज होमोजीनियस एंड हैज द सेम कांस्टेंट्स, मतलब हमने हमारे पास डेंसिटी को कांस्टेंट माना, तो हमने इस इक्वेशन से देखा कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, किस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है भाई, डेल वी जे बाई डेल एक्स जे इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो लिख सकते हैं और डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू 0, आप लिख सकते हैं, डी छोटा लिखना भाई, और आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस
v के ऊपर वेक्टर लगा देना इज इक्वल टू, क्यों भाई, यहां से देख लो सही, रो कांस्टेंट है, डेल बाई डेल टी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन के टाइमिंग के रिस्पेक्ट में 0, ये कितना बचेगा, डाइवर्जेंस रो इंटू वी इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए या ये चलेगी 0 में, तो कितना बचा, डाइवर्जेंस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और चाहो तो आप यहां से भी कर सकते हो, यहाँ ये कांस्टेंट है, ये 0 की ओर चला जाएगा और ये हमारे पास है ऐसा कैसा, तो आप इक्वेशन 4 से भी लिख सकते हो, आप इक्वेशन 5 से भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन 6 से भी लिख सकते हो। और ये क्या जाना जाएगा, इज नॉन एज, ऐसे लिख लो, इज नॉन एज इनकम्प्रेसिबल कंडीशन, इनकम्प्रेसिबल कंडीशन, समझ गए ना, इनकम्प्रेसिबल रहेगा क्योंकि कंप्रेस तो हम उसको कर ही नहीं सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल हो गया मतलब दबा नहीं सकते, इसका मतलब डेंसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आंसर क्या है इसका, डाइवर्जेंस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। आगे ध्यान रखना, इसका रिजल्ट हम काम में लेंगे कि इनकम्प्रेसिबल कंडीशंस क्या होती है फॉर इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के लिए, तो डाइवर्जेंस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ऐसे हम अगर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो अपने अच्छे से समझ में आएगा। और धीरे धीरे अभी तो लेक्चर्स 2 ही है, देखते जाइए आगे आगे, अच्छे से आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना डेंसिटी कभी 0 नहीं होगी, होगा ही नहीं फिर अपने पास डेंसिटी वाला सिस्टम। और एक कंडीशन और लिख लो, हालांकि आपको इसका नॉलेज शायद ना हो, फिर भी लिख लो एक लाइन और लास्ट में आके कि व्हेन रो इज कांस्टेंट, लिखो साथ साथ, व्हेन रो इज कांस्टेंट, रो क्या आ गया भाई, डेंसिटी आ गई, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता है और शायद आप में से बहुत से बच्चे पढ़ के भी आए होंगे स्ट्रीम लाइन क्या होती है, देन फ्रॉम इक्वेशंस 8, देन फ्रॉम इक्वेशंस 8, और ये आ जाएगा हमारे पास है ये वाला। ठीक है भाई, देखो हमने इस इक्वेशंस को काम में ले लिया तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आया, देखिए ध्यान से ये रिजल्ट आया। हमने इस इक्वेशंस 5 को काम में लिया, रो कांस्टेंट है तो ये भी 0 में चला गया, तो डाइवर्जेंस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये भी काम में आया। इसको हमने काम में नहीं लिया तो हमने लिखा कि व्हेन रो इज कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, देन फ्रॉम इक्वेशन 8 क्या बचेगा, रो ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर, और ये 0 में चला जाएगा क्योंकि ऑपरेटर का मतलब ये ऐसे है डेल बाई कुछ आएगा और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 की ओर ही चला जाएगा, तो इस स्टेप्स को आप कर देना 0। ठीक है, तो ये रो ऑपरेटर इंटू वी वेक्टर, सॉरी ये 0 में चला जाएगा, आप ऐसे लिखना वी वेक्टर, आगे वाली स्टेप्स लिख देना इसकी, वी वेक्टर ऑपरेटर इंटू रो इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको भी लिखो तो यह और लिख सकते हो, और डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस v वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी तीनों के लिए हमारे पास या दोनों इक्वेशंस 4 ले लो, इक्वेशंस 5 ले लो या इक्वेशंस 8 ले लो, तीनों के लिए ही कंडीशंस डाइवर्जेंस v वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगी। अब आप सोचेंगे ये कैसे आएगी, तो इसके लिए आपको एमएससी प्रीवियस का स्ट्रीम लाइन टॉपिक्स पढ़ा हुआ है तो आप एक बार उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, और नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, आप एक लाइनिंग ध्यान में रख लीजिए, इतना ही लिख लिया तो आपको और इतना लिख देना है। ठीक है, तो बस यही था हमारे पास लास्ट, छोटे छोटे हमने डेंसिटी को कांस्टेंट मान के इसके हमने कुछ रिजल्ट निकाल लिए हैं, और ये रिजल्ट्स हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के रिजल्ट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज इस लेक्चर्स में एक टॉपिक जो हमने इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी को कंप्लीट किया है। ओके भाई, तो ध्यान रखना हमारे पास सबसे पहले मैं, हालांकि आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ है फिर भी आप एक बार समझ लो, ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, ताकि आपके याद हो जाए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड। एक तो इतना पूछेगा, विस्कस फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन नोटेशन टेंसर, विद द
with the help of कार्टेशियन टेंसर्स। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस की ओर ध्यान देंगे, ये हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और हो सकता है आपको एग्जाम में एक क्वेश्चंस तो यही मिल जाए पूरे के पूरे 10 नंबर का देखने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स। तो इसका सॉल्यूशंस आप कहाँ से लिखोगे? तो इसका सॉल्यूशंस पूरा तो आप लेक्चर्स 1 लिखोगे। ठीक है, बस केवल लेक्चर्स 1 यानी इस इक्वेशंस नंबर 4 तक, टिल इक्वेशंस 4, जब तक आपकी इक्वेशंस 4 नहीं लिखी जाए, यहाँ आते ही आप इस क्वेश्चंस का आंसर से रोक दोगे। ठीक है, कब? जब क्वेश्चंस पूछे ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स, तो केवल आप यहां तक है, मतलब पहले वाला लेक्चर 1 ही इसका कंप्लीट आंसर्स है इक्वेशंस नंबर 4 तक। अब देखो ध्यान दो, अगर आगे का ये हटा ले विद द हेल्प ऑफ, ये लो, अगर इसके अंदर आगे का ये हटा ले तो आपको लेक्चर 1 भी लिखना है प्लस लेक्चर 2 भी लिखना है, यहां तक लिखना है केस सेकंड तक। ठीक है, दोनों ही केस लिखोगे, केस फर्स्ट और सेकंड, मतलब लास्ट आंसर आपका डाइवर्जेंस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 तक आना चाहिए। ठीक है, और इसके ऐसे भी लिख के दे सकता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर नोटेशन टेंसर्स, हालांकि कार्टेशियन टेंसर्स देगा उसको लिख के देगा, इसको ऐसे देगा, अगर इतना छोड़ता है तब आप इस लेक्चर नंबर 2 तक इसे लिखिएगा। ठीक है, तो बस यही हमारे पास टॉपिक था, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशंस स्क्रीन पे दिख रही इक्वेशन से ये आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इसे हम काम में आगे काम में लेंगे। डेल रो बाई डेल टी पता भी होना चाहिए, साथ साथ क्या है भाई, रो क्या है, डेंसिटी, वी क्या है, उसके अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, अक्स जे क्या है, जे भी डायरेक्शन को बताता है, वी क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वी वेलोसिटी कंपोनेंट, जे है डायरेक्शन को बता रहा है, रो है हमारे पास डेंसिटी है, टी है ये किसी समय के ऊपर हम बात करते हैं उसका टाइमिंग है। ठीक है, तब जाके आप ऐसे सीखेंगे कि हाँ हमारे पास ये इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है, लैंग्वेज में थोड़ा सा हार्ड है बाकी टॉपिक की कंपेयर में, बट धीरे धीरे लगातार इसको हम लिखते चलेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो फेस करनी पड़े। आप आराम से एक बार में ही देखने के बाद अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अब आप डालो नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ, देखो अब आप नेक्स्ट टॉपिक डालो अपना, देख लेता हूं मैं एक बार, इसका जस्ट आगे वाला इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन डालो भैया, नेक्स्ट टॉपिक आप डालो इक्वेशंस ऑफ मोशन। यस, ये भी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप हेडिंग डालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से और इसके नीचे लिखो नावियर स्टोक, इसके नीचे लिखो नावियर स्टोक्स इक्वेशन, मतलब इन दो साइंटिस्टों ने मिलके इस इक्वेशंस का कुछ ना कुछ किया है। देखते हैं इन्होंने क्या किया है, दोनों मिल गए तो बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं होगा ना। नावियर भी है, स्टोक्स इक्वेशंस है, कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम, अच्छा इस सिद्धांत को भी काम में लिया है, तो तीनों ही नाम आ जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। ठीक है, अगर आपके पास ये विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स की बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर है तो देख सकते हैं, ये जेपीएस की बुक में पेज 32 के ऊपर है। ठीक है, वैसे भी इसमें बुक से आधी से ज़्यादा बात तो समझ में नहीं आने वाली है, तो चलेगा, बुक नहीं है तो भी। ओके, तो देखो हमारे पास से नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इसे लिखिए, ये हमारे पास से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये 10 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी ये पूरे के पूरे 20 नंबर का ही पूछा जाता है। यानी आपके पास क्वेश्चंस नंबर 1 ए भी आएगा,
क्वेश्चन नंबर 2AB आएगा। कभी कभार केवल क्वेश्चन 2 दे देते हैं और इसको लिख देते हैं ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशंस या नावियर स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ नावियर स्टोक इक्वेशंस या कंजर्वेशंस ऑफ ए मोमेंटम। क्वेश्चंस कैसे आएगा वो तो हम इसका एग्जाम में लिख लेंगे आपको, ठीक है। तो अगर आजू बाजू के इसके और यूनिट सेकंड भी पढ़ोगे, थर्ड भी पढ़ोगे, अगर उसके कुछ क्वेश्चंस पेपर को इस हिसाब से बैलेंस करेगा कि आपको सेम मैटर है, ये पूरे 20 नंबर का भी दे सकता है और 10 नंबर का भी दे सकता है। 10 नंबर का देगा तो हम आपको बताएंगे 20-20 में छोड़ते हुए लिखेंगे। पूरे 20 नंबर का देगा तो हम इसे 100% एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हम मान के चलेंगे कि हो सकता है आपको यही एक क्वेश्चंस मिल जाए और पूरे 20 नंबर का आ जाए, ताकि अपना इस लेक्चर में और आगे वाले लेक्चर में हो सकता है और आगे वाला बनाना पड़ जाए। तो लेक्चर 3 में ही 2 और 3 के में ही इसका अंदर आपको आंसर्स देखने को मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका क्वेश्चंस लिखिए कि एग्जामिनेशंस में इसका क्वेश्चंस किस तरह से आएगा। हालांकि आप पहचान जाओगे, मैं नहीं लिखूंगा तो भी फिर भी लिख लिए साथ साथ एक बार। इस टॉपिक के जस्ट नीचे क्वेश्चंस बना के लिखो, ड्राइव द नावियर स्टोक इक्वेशन। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चंस है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चंस है इक्वेशंस ऑफ मोशन से या नावियर स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन या कंजर्वेशन से ऑफ ए मोमेंटम, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका क्वेश्चंस लिखिए, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। ड्राइव द नावियर स्टोक इक्वेशंस ऑफ मोशन, ड्राइव द नावियर स्टोक इक्वेशन से ऑफ मोशन। तो आप इधर से भी देख सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऐसे भी देख सकते हैं नावियर स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन से फॉर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। धीरे धीरे टॉपिक में आगे बढ़ते जाओगे तो देखोगे लगभग हर टॉपिक में ऐसे आता है विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे पहले वाला था ठीक इसी प्रकार ये है। तो विस्कस फ्लूइड रहेगा और एक ये इनकम्प्रेसिबल रहेगा। ये मैं आपको यूनिट सेकंड में बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप पढ़ने का क्रम रखेंगे। 1 नंबर पे प्राथमिकता देंगे यूनिट सेकंड को, 2 नंबर पे प्राथमिकता देंगे यूनिट फोर्थ को, तीसरे नंबर पे आप इस यूनिट फर्स्ट को सीखेंगे, ठीक है। वहां हमने खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कौन से सिंबल का क्या मतलब रहेगा। विस्कस फ्लूइड आएगा तो वो इनकम्प्रेसिबल रहने वाला है, ठीक है। तो अब आप इसका क्वेश्चंस लिखिए, ड्राइव द नावियर स्टोक इक्वेशंस ऑफ मोशन, ड्राइव द नावियर स्टोक इक्वेशंस ऑफ मोशन से फॉर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। शांति रखिए, आप धैर्य बनाए रखिए। 20 नंबर का आएगा एग्जाम में, तो आपको पता है 15-20 मिनट में तो नहीं होने वाला। प्रॉपर टाइमिंग इसको देंगे और आपको भी देना एक बार, ताकि सीखने को मिले कि नावियर स्टोक ने क्या क्या किया था इक्वेशंस ऑफ ए मोशन के साथ, ठीक है। तो वैसे मैं आपको पूछूं, बेसिक सी बात है, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। अरे गति का समीकरण क्या होते हैं, तो आपको पता है न्यूटन ने हमारे पास गति के 3 समीकरण दिए थे, है ना भाई। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हिंदी में बात करें तो गति के समीकरण, और न्यूटन ने 3 समीकरण दिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित था वो था F बराबर ma, है ना भाई। याद है कि नहीं, F इज इक्वल टू ma। तो सबसे पहले तो हम क्यों ना इसी बात को एक बार बेसिक के रूप में लिखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन से या नावियर स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ ए मोशंस, ठीक है। अब टॉपिक थोड़ा बड़ा चलेगा, इसलिए हम यहाँ जगह बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। नावियर स्टोक इक्वेशंस, मैं यहीं लिख लेता हूँ इसको, नावियर स्टोक इक्वेशन, ठीक है, या कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन से ऑफ ए मोमेंटम, ठीक है भाई, कंजर्वेशंस ऑफ ए मोमेंटम। तो यहां तक ये हमारे पास टॉपिक है, यहां तक ये हमारे पास टॉपिक है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से या नावियर स्टोक्स इक्वेशन से या फिर कंजर्वेशंस ऑफ ए मोमेंटम, ठीक है। तो चलो, हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma, है ना भाई। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। तो सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे, द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, लिखो साथ साथ लिखना स्टार्ट ही कर दो।
द इक्वेशंस ऑफ ए मोशन, सबसे पहले हम जो बात जानते हैं वही लिखेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन से आर ड्राइव फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब न्यूटन के दूसरे नियम से लें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लें तो वो क्या कहता है, विच स्टेट दैट, वो हमारे पास क्या कहता है भाई, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकालना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम जानते हैं न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित था या जो प्रसिद्ध था वो था हमारे पास F इज इक्वल टू ma। तो हमने लिख दिया सबसे पहले m, ताकि हमारे पास एक बेहतरीन शुरुआत हो। तो हमने लिखा द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ड्राइव फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट दैट F इज इक्वल टू dp/dt। यस, F इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, लिखना हमें ये चाहिए F इज इक्वल टू ma, बट आपको पता है ये 11th क्लास का, 12th क्लास का या 10th क्लास में भी सिखा दिया जाता है कि F इज इक्वल टू ma होता है। हमें MSc फाइनल का लेवल मेंटेन करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा घुमा के लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं भाई, ध्यान से देखो, यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू dp/dt। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ मेरे जैसे हैं उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma। आपको पता क्या होता है, एक्सेलरेशन या त्वरण होता है, और त्वरण क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन की दर, है ना भाई। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। अब आपको पता है मास है, m है, मास है, कांस्टेंट है, इसे ऐसे लिखो या इसे ऐसे लिखो कि m अंदर ले चलो, एक ही तो बात है भाई। देखो d/dt v तो है, m कांस्टेंट है, चाहे बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो। अब आपको ये पता है संवेग का, मोमेंटम का पता है आपको, p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। ध्यान देना, मोमेंटम का पता है आपको, है ना, आपको मोमेंटम का पता है, इसको क्या बोलते हैं, संवेग मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv। तो mv को हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। तो ये कितना बच गया भाई, dp/dt, है ना भाई। F इज इक्वल टू dp/dt, और ध्यान देना p क्या है हमारे पास, मोमेंटम। टॉपिक में देखिए कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, मतलब बार बार हमारे पास से मोमेंटम वर्ड आएगा। तो हमने जानबूझ के इस न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma एक्सेलरेशन की बजाय हमने इसको चेंज इन मोमेंटम कर दिया है। तो हम F इज इक्वल टू ma ना लिख के डायरेक्ट लिखेंगे, आप याद रखोगे। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा साइड में लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन को dv/dt, ये अंदर ले चलो, बस बात कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। अदरवाइज आपको ये बात रटनी पड़ जाती अगर मैं ये ना समझाता तो। और आपने देखा यहाँ से हमारे पास p यानी मोमेंटम शब्द भी पैदा हो गया है, और पैदा हो गया तो इसे भी हम काम में लेंगे। तो चलते चलते ऐसे ही शब्द हमारे पास जुड़ते जाएंगे। अब बार बार हम मोमेंटम p लेते हुए चलेंगे। तो या तो आप ऐसे लिखो F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू dp/dt। ये इसको लिखने का थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीका है। F क्या है भाई, फोर्स है, पर ये टोटल फोर्स है। हम मान के चलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टोटल फोर्स है। ये क्या है, P हमारे पास है, मोमेंटम है, dt बटा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ है। देखो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। तो आप पहले तो ऐसे लिखेंगे कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऐसे होता है, F इज इक्वल टू dp/dt, या ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। इसे आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 1, जबकि बात सिंपल सी थी, यही काम में लिया था। एक्सेलरेशन आपको होता है लाइनिंग में आएगा, लीनियर को, इसको एक्सेलरेशन को हमने चेंज कर लिया मोमेंटम में, p में, संवेग में। तो ये F है, टोटल फोर्स हो गया, या फोर्स मान सकते हो आप। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हमने मेंटेन कर लिया है। अब नहीं लगेगा कि हमारे पास 12th क्लास का एक सस्ता सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ तक आके हम एकदम से थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। और अब वो ये हाँ हो कहाँ रही है, देखो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस, गति कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो अपने पास वही पुराने वाला रूल्स है। ठीक है, वही इसके अंदर वाटर जा रहा है, वही इसके अंदर पाइप है,
ये जा रहा है इसके अंदर, ये इसका सरफेस है, ये ds है, ये इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये इसका डायरेक्शंस बता रहा है, ये इसकी डेंसिटी बता रहा है, ठीक है। और ये जो जा रहा है, पहले तो हमने उसका देखा इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी निकाला, अब हम इसका मोशन देख रहे हैं कि इसका इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। तो मैं डायग्राम ये आपको समझा चुका हूँ, इसलिए आप पहले वाला ही डायग्राम ऐसे बना लो, ठीक है। ये बना लो कि ये सरफेस S है, ये इसके अंदर ds है, ये इसके अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट की हम बात करेंगे तो यहाँ वेक्टर वेलोसिटी कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा, इसका वॉल्यूम v है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी हमारे पास रो है। और वही चंद लाइनें लिखेंगे जो हमने पहले इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी में लिखी थी, बस अब की बार क्या फर्क आ गया, यहाँ हमारे पास मोमेंटम के रूप में आ जाएगा। और मोमेंटम के रूप में आने का मतलब क्या है, P = mv। अरे मोमेंटम का मतलब है इसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट मल्टीप्लाई में साथ साथ चलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में साथ साथ चलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर, इसका डिस्कस करो जैसे आपने पहले वाले टॉपिक में लिखा, आप चाहो तो पीछे भी देख सकते हैं, या इस चीज को रटो मत, अपने हिसाब से दोबारा लिख लो। ये क्या है भाई, लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस S, लिखो साथ साथ एरो का साइन लगा के, लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस S। सबसे पहले हमने माना कि क्लोज सरफेस S है जिसके अंदर इनक्लोज्ड ए वॉल्यूम V, इनक्लोज्ड ए वॉल्यूम V, इनक्लोज्ड ए वॉल्यूम V, इनक्लोज्ड ए वॉल्यूम V इन द रीजन ऑक्यूपाई, इन द रीजन ऐसे क्षेत्र में है जो ऑक्यूपाई करता है, जो हमारे पास ऑक्यूपाई करता है मूविंग फ्लूइड के अंदर, ठीक है, बाय द मूविंग फ्लूइड, मतलब फ्लूइड वो लगातार मूव होना चाहिए, शांत तो रहना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं यूनिट सेकंड के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के अंदर ही समझा चुका हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन रहने दो भाई, इसको डायरेक्ट ही काम में ले लेंगे, F = dp/dt, या चलो मान लिया तो लिखा रहने दो इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हमारे पास वही सरफेस है, हमने लिखा लेट अस कंसीडर ए इनक्लोज्ड सरफेस S इनक्लोज्ड बाय ए वॉल्यूम V इन द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द मूविंग फ्लूइड, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। तो एक तो आप इक्वेशन नंबर 1 का ध्यान रखेंगे, किस प्रकार से हमारे पास टोटल फोर्स रेट ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, इस बात का हम विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, F = dp/dt, ठीक है। ध्यान देना, आगे आगे काफी तरीके से हम इसको काम में लेंगे। अब देखो हमारे पास द रेट ऑफ विच मोमेंटम, लिखो साथ साथ लिखो, इसके नीचे आप लिखो द रेट ऑफ विच मोमेंटम, यही लिख लो, चलो, द रेट ऑफ विच मोमेंटम, ध्यान देना, जो हमने पहले लेक्चर्स में किया था वहां हमने मास लिया था, वहां हमने क्या लिया था, मास लिया था कि कितना मास हमारे पास एंटर करता है, एंटरिंग एलिमेंट ds, एंटरिंग एलिमेंट कितना मास इसके अंदर एंटर करता है, इज यस, ठीक है। पहले वाले में हमने लिया था कितना मास इसके अंदर एंटर करता है, आज आपको पता है m भी है और v भी है, तभी तो ये क्या बना है, P = mv, मोमेंट बना है। तो मास की जगह आपको लिखना है मोमेंटम, ठीक है। अब जहां जहां पिछले टॉपिक में हमने मास लिखा है उसकी जगह में क्या लिखना है, मोमेंटम, क्योंकि और इसके साथ मल्टीप्लाई करना किसको करना है, v को करना है। तो हमने लिखा द रेट ऑफ विच मोमेंटम एलिमेंटिंग ds इज। अब पहले वाले का याद करो, आपने ऐसे लिखा था रो vj nj, रो vj nj ds, और ये नॉर्मल हमारे पास एंटी डायरेक्शन में था, है ना, तो आपने ऐसे लिखा था। आज हमारे पास क्या, ये तो किसके लिए आया था, मास के लिए, है ना भाई। ये तो देखो पिछले वाला टॉपिक देखो, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी वाला जो एंटर कर रहा था, ये तो हमारे पास है मास के लिए। आज मास इनटू क्या आ जाएगा, v आ जाएगा,
मास इंटू वी आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बन गया। तो हमने लिखा द रेट ऑफ विच मोमेंटम एंटरिंग द एलिमेंट डी एस इज। अब इसको डायरेक्शन लगा, जैसे ये जे है तो इसके हम आई लगा लिया, तो लिखो द रेट ऑफ विच मोमेंटम एलिमेंटरिंग एलिमेंट डी एस इज वी आई इंटू वी, या ऐसे करो मास इंटू, ऐसा कैसा लिख दो, माइनस का रो वी जे एन जे डी एस, और इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माना ये जे डायरेक्शन में है, ये दूसरी डायरेक्शन में, एक बार चेंज कर लो थोड़ा सा, ताकि ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट और ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट आपस में मैच ना हो। तो ये हमने जे, यहाँ देखो डायग्राम में हमने जे लगा के रख रखा है, तो आप यहाँ आई लगा देना। सिंपल वी छोड़ोगे तो वॉल्यूम जैसा लगेगा, है ना भाई, वॉल्यूम जैसा लगेगा, इसलिए आप आई लगा लो इसके, ताकि ये वेलोसिटी फील होता रहे। ठीक है, अब इसका टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एस कर देंगे, है ना भाई। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का रो वी जे एन जे इंटू डी एस। तो बस ये तो मास था, मास की जगह आज हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसके अंदर बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक वी आई हमारे पास और मल्टीप्लाई होगा, है ना भाई, वी आई हमारे पास इसके अंदर और मल्टीप्लाई होगा। तो एक हमारे पास ये है। अब इसका आप टोटल निकालो, देयर फॉर द रेट एट विच, लिखो इसके नीचे, therefore the rate of which momentum entering सेम लाइनें लिखो, momentum entering element ds एंटरिंग एलिमेंट, देखो पहले तो क्या थी एंटरिंग एलिमेंट ds, आज हम अब क्या करेंगे, पूरी सरफेस का लेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, पूरी सरफेस का लेंगे। तो एंटरिंग कंट्रोल सरफेस लिख लो, कंट्रोल्ड सरफेस लिखो, जो जैसा हमने पहले वाले टॉपिक में लिखा था कि कितना हिस्सा उसके सरफेस का उसको कंट्रोल करके चल रहा है। तो एंटरिंग कंट्रोल सरफेस इज, कंट्रोल सरफेस इज, तो ये रहने दो, माइनस का रहने दो, रो वीजे रहने दो, एनजे रहने दो, और डीएस रहने दो, और साथ में क्या आ गया, वी आई आ गया, साथ में क्या आ गया, वी आई आ गया। और टोटल कर रहे हैं, पहले यहां हमारे पास एलिमेंट कितना था, डीएस था। अब की बार क्या आ गई, पूरी की पूरी कंट्रोल्ड सरफेस एस लिखो, कंट्रोल सरफेस ऐसी, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, किसके सापेक्ष भाई, एस के सापेक्ष। या इसको ऐसे लिखो, माइनस का साइन बाहर दे दो, ये रो आ जाएगा, ये वी आई, ध्यान से वी आई वी जे एन जे इंटू डी एस। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में कि माइनस इंटीग्रेशन ऐसे रो वी आई वी जे एन जे इंटू डी एस। इसे आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 2। यस, इसे आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 2। तो ये रो वी आई वी जे एन जे और डी एस और डी एस, ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2। ठीक है, मतलब ये हमारे पास ds के लिए आया, टोटल के लिए आप ऐसे लगा दो, बस इतनी सी बात है, बस लिखना ही है। तो कंट्रोल्ड सरफेस लिख के इसके अंदर अपना काम चलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल पहले वाले इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी की ही तरह चल रहा है। वहां हमारे पास मास था, आज हमारे पास मास के साथ वॉल्यूम लगा के, मास के साथ वॉल्यूम लगा के मोमेंटम लिखना है, बस मास के साथ वॉल्यूम लगा के मोमेंटम लिखना है। ठीक है, एक और देखो, वहां हमारे पास क्या हुआ करता था, ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज लिखो उधर, और इसके इक्वेशंस 2 के बाद लिखो ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज, ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज एट विच द मोमेंटम एंटर्स, है ना भाई, एट विच द मोमेंटम, एट विच द मोमेंटम, at which the momentum increase the enclosed volume V, increase, पहले लिखो समझाता हूँ, increase the enclosed volume V, increase the enclosed volume V,
इनक्लोज्ड वॉल्यूम कैपिटल V इज गिवन बाय, ठीक है। बस ये थोड़ा सा और समझना है, वही बात है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी वाली बात है। अगर मैं आपको अपनी लोकल भाषा में समझाएं, आप देख चुके हैं डायग्राम सेम है, डायग्राम सेम है तो आपने देखा होगा। एक बार मैं बात कर लेता हूँ भाई पीछे वाले टॉपिक की, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी वाले की, ठीक है। कंटिन्यूटी वाले में आपको ध्यान हो तो एक इक्वेशन तो हमने ये लिखी थी रो इंटू डी, और दूसरी इक्वेशन हमने ऐसे लिखी थी कि माइनस का रो वीजे एनजे डी एस, माइनस का रो वीजे एनजे डी एस। यही दोनों की दोनों बातें हमारे पास यहाँ सेम टू सेम लिखनी है, ठीक है भाई। यहाँ हमारे पास दोनों की दोनों बातें बस सेम की सेम लिखनी है। फर्क रहेगा तो एक छोटी सी चीज का फर्क रहेगा, ठीक है। अब आपके समझ में आ जाएगी कि हाँ, याद करो आपने ये इक्वेशंस नंबर 1 माना था पिछले वाले टॉपिक में, देख सकते हैं अपने नोट्स में पलट के, ये आपने इक्वेशंस नंबर 2 में माना था, ठीक है। तो ये हमारे पास वहां एंटर करता था मास, आज हमारे पास मास के साथ वेलोसिटी चाहिए, तो हमने क्या किया, ये ऐसे माइनस का रो वीजे एनजे डी ऐसे, इसके साथ हम वेलोसिटी ले आए और उसको v के साथ i लगा दिया, v के साथ हमने i लगा दिया। तो ये इक्वेशन तो हमने इधर लिख ली, माइनस का ऐसे रो वी आई वीजे एनजे डी एस, देखो माइनस का रो वी आई वीजे एनजे डी एस इंटीग्रेशन लगा के, ठीक है। तो चलो ये हो गई। इसी प्रकार ये भी क्या है, एक प्रकार से डेंसिटी है, इसके भी क्या लगेगा इनटू वेलोसिटी, ताकि ये किस में चला जाए, मोमेंटम के अंदर चला जाए, ताकि ये किसके अंदर चला जाए, मोमेंटम के अंदर चला जाए। और यहाँ हमने क्या लगाया है, वेलोसिटी वी आई लगाया था, क्या लगाया था भाई हमने यहाँ वी आई लगाया था, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे वी आई और ये डी वी, ठीक है। तो आप लिखो हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज एट विच द मोमेंटम इंक्रीज, ठीक है। ये मोमेंटम एंटर लिख सकते हो, एंटरिंग द क्लोज, इंक्रीज की बजाय एंटरिंग लिख दो चलो आप, ताकि आपको दिक्कतें ना रहे, ठीक है। मोमेंटम एंटरिंग द क्लोज इनक्लोज्ड वॉल्यूम v इज गिवन बाय, आना तो चाहिए रो इंटू डी वी, बट यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, रो के साथ वी आई और लग जाएगा, ताकि ये हमारे पास एक मोमेंटम बन जाए, ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, मोमेंटम बन जाए। और इसका रेट ऑफ चेंज भी लगाया है साथ, तो आप डेल बाई डेल टी लगा दीजिए। वहां फिर हमने गॉस की थ्योरम को काम में लिया था, यहां हम दूसरी थ्योरम को काम में लेंगे। तो किस प्रकार से दिया जाता है, तो आप जिस प्रकार से देख रहे हैं वैसे लिख लो, ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज एट विच द मोमेंटम एंटरिंग द इनक्लोज्ड वॉल्यूम v इज गिवन बाई डेल टी इंटीग्रेशन वी आई इंटू डी वी, ठीक है। आप ये ऐसा कैसा लिख सकते हैं, डायग्राम हमारे पास यही रहने वाला है, सेम टू सेम पीछे का ये डायग्राम था, ठीक है। तो इसको लिख लो, इनक्लोज्ड वॉल्यूम v इज गिवन बाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन v रो इंटू वी आई डी वी। इसे आप इक्वेशंस नंबर 3 मान लो भाई, इसे आप इक्वेशंस नंबर 3 मान लो, ठीक है। तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3, डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन वी रो वी आई इंटू डी वी, ठीक है। तो अब इसका आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे एक बार, यहीं के यहीं हम रोक देते हैं ताकि अपना टाइमिंग भी ज़्यादा ना लगे, आप अच्छे से वीडियो देख सकें। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये होगा तो नहीं पूरा, लगभग 60-70 मिनट और खाएगा, क्योंकि नंबर भी कितने का आने वाला है, 20 का या 10 का, तो बहुत ही कम कंडीशन में 20 नंबर के ज़्यादा चांस रहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस के। तो ये लेक्चर्स हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर, ठीक है। ये आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर। इसके आगे का करेंगे, तब तक आप केवल और केवल इसे इतना लिख के छोड़िए कि हम इक्वेशंस नंबर 3 तक आ चुके हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे भाई, इसको ध्यान रखना, F इज इक्वल टू डी पी बटा डी टी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बाकी ये कल वाले ही हैं दोनों इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के, बस इसके साथ वी आई आ गया और इसके साथ वी आई आ गया, और वी आई आने के बाद ये मोमेंटम बन गया, वी आई आने के बाद ये क्या बन गया भाई, ये मोमेंटम बन गया है, ठीक है।
तो आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स मिलेंगे 3 नंबर में, यहाँ तक ऐसा कैसा देखने को मिल जाएगा। ओके भाई।